साल 1996 इंटरनेट दुनिया के लिए बिल्कुल एक नई चीज थी जिसमें काफी लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल थे। लेकिन उसी समय बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी इंटरनेट के साथ दिखाई दे रही थी। मार्क रुडोल्फ भी उसी समय इंटरनेट से जुड़े किसी बिजनेस की तलाश में थे। ये वही समय था जब जेफ बेजोस ने अमेजॉन पे किताबें बेचना शुरू किया था। मार्क रुडोल्फ का ऐसा मानना था कि बिजनेस वही सही है जिसमें हम रिकरिंग इनकम लगातार जनरेट कर सके। और एक सुबह मार्क को एक आइडिया आता है। वो अपने दोस्त रीड हेस्टिंग के पास जाकर वीडियो टेप्स रेंट करने की बात करते हैं। ब्लॉकबस्टर भी मूवी टेप्स रेंटिंग करती थी, लेकिन वो भी लेट फीस के नाम पर कस्टमर से काफी ज्यादा चार्ज किया करते थे। कुछ रिसर्च के बाद मार्क और रीड को ब्लॉकबस्टर के बिजनेस में कई सारे गैप्स दिखाई दिए। जैसे कि ब्लॉकबस्टर अभी बिजनेस के लिए पूरी तरीके से अपने स्टोर्स पर ही डिपेंडेंट थे और वो इंटरनेट की बढ़ती संभावनाओं को बिल्कुल इग्नोर करते जा रहे थे। दूसरा, ब्लॉकबस्टर पे कस्टमर्स को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती थी। अगर किसी को रात में अगर मूवी देखनी है रेंट पे ले जाके तो उसे बहुत ज्यादा चार्ज देना होता था। और सबसे बड़ी चीज, ब्लॉकबस्टर का मार्केट में अभी कोई कंपटीटर नहीं था, इसीलिए कस्टमर के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, ब्लॉकबस्टर। मार्क और रीड ने प्लान किया, हम एक वेबसाइट बनाकर वहां पे मूवीज रेंटिंग करना शुरू करते हैं और फिर उनके घर पर कोरियर के थ्रू वीएचएस टेप्स को कस्टमर तक भेज देंगे और कस्टमर मूवी देखने के बाद उसी कोरियर के थ्रू उनको वापस भी कर देगा। लेकिन उस समय उनके सामने अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, वीएचएस टेप्स काफी बड़े होते थे साइज में, जिसका लॉजिस्टिक का खर्चा काफी ज्यादा आता। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती कि ले आने ले जाने में बहुत सारे वीएचएस टेप्स डैमेज भी हो सकते थे। तो ये बिजनेस आइडिया पेपर पर ही पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। लेकिन कुछ दिन बाद मार्क ने एक मैगजीन में पढ़ा, जापान में डीवीडी नाम की एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि साइज में काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हुआ करती है। डीवीडी का ऑप्शन मार्क को काफी अच्छा लगा क्योंकि वो साइज में कॉम्पैक्ट थी और लाइट वेट थी और उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी बन जाता डीवीडीज मार्केट में लॉन्च करने का। साल 1997 के एंड तक मार्क और रीड ने जितनी फेमस मूवीज थी उनकी डीवीडी की कॉपी बनवा ली, अपनी एक वेबसाइट बनाई, कुछ एम्प्लॉइज जोड़े और एक छोटा सा ऑफिस बना लिया था। कई महीनों की तैयारी के बाद अप्रैल 1998 में नेटफ्लिक्स रेडी था लॉन्च होने के लिए। और सुबह 9 बजे जब कुछ वेबसाइट में चेंजेस करके वेबसाइट लाइव की गई तो सबसे पहले मार्क ने एक टेस्टिंग के लिए एक ऑर्डर परचेज किया और नेटफ्लिक्स की टीम को नोटिफिकेशन बेल सुनाई देती है, इसका मतलब है कि नया ऑर्डर आया है। अचानक से दूसरी बेल बजी, फिर तीसरी और ऑर्डर्स आने लगातार शुरू हो गए। अगले 15 मिनट के अंदर इनको लगातार ऑर्डर्स आए जा रहे थे, लेकिन अचानक से इनकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। मार्क और रीड के लिए इतने सारे ऑर्डर्स अनएक्सपेक्टेड थे, लेकिन काफी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से इनकी वेबसाइट अब क्रैश हो चुकी थी। रीड ने तुरंत सर्वर्स को चेंज किया और वेबसाइट फिर से लाइव की गई। 45 मिनट तक वेबसाइट चली, फिर दोबारा वेबसाइट क्रैश हो गई और डे 1 के एंड तक इनके पास करीब 137 ऑर्डर्स आ चुके थे। पहले 4 महीने के बाद नेटफ्लिक्स ने करीब $94,000 की सेल की थी, जहां पे ये रेंटिंग के लिए $4 चार्ज करते थे और बाइंग का ऑप्शन इन्होंने काफी महंगा किया था, $25। ये चाहते थे कि लोग रेंट ही करें। लेकिन मार्क और रीड के लिए सबसे शॉकिंग था कि रेंटिंग से सिर्फ $1,000 का ही बिजनेस जनरेट हुआ था, जो कि उनका प्राइमरी बिजनेस था, और रेस्ट 95% जो ऑर्डर्स आए थे वो लोगों ने डीवीडीज परचेज कर ली थी। यहां पे रीड और मार्क चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा रेंटिंग करें ताकि इनका रेवेन्यू लगातार जनरेट होता जाए, एक के बाद एक दूसरा आदमी रेंट करेगा तो ही बिजनेस बड़ा किया जा सकता है। उसी बीच मार्क रुडोल्फ को एक सुबह अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस का कॉल आता है। अमेजॉन अब तक फाइनेंशियली स्टेबल हो चुकी थी और अब वो बुक के बिजनेस से आगे जाके वो डीवीडीज के भी बिजनेस में जाना चाहती थी। जेफ का मानना था कि एक न्यू सेगमेंट में स्टार्ट करने से अच्छा है अगर नेटफ्लिक्स को खरीद लिया जाए तो उसका बिजनेस काफी फास्ट बढ़ाया जा सकता है। जेफ बेजोस अब नेटफ्लिक्स को पूरी तरीके से खरीदना चाहते थे क्योंकि इनके पास एक अच्छा खासा कस्टमर बेस हो चुका था। मार्क और रेड के सामने अब दो सिचुएशन थी। अगर वो अपनी कंपनी अमेजॉन को नहीं बेचते हैं तो अमेजॉन खुद का अपना डीवीडी सेगमेंट शुरू कर देगा, जिसके बाद ये डायरेक्ट कंपटीटर हो जाएंगे अमेजॉन के, और अमेजॉन से फाइट करना इनके लिए काफी मुश्किल की बात थी। और दूसरी प्रॉब्लम इनको दिख रही थी कि मार्केट में इनको डीवीडी सेगमेंट में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी और इन्होंने काफी मेहनत से नेटफ्लिक्स को खड़ा किया था, तो ये अपनी कंपनी नहीं बेचना चाहते थे, जिस वजह से नेटफ्लिक्स ने अब एक बीच का रास्ता निकाला। नेटफ्लिक्स ने देखा कि हम दो टाइप के बिजनेस में काम करते हैं, एक हम डीवीडी बेचते हैं, दूसरा हम डीवीडी के रेंटिंग करते हैं। इनका प्राइमरी बिजनेस था रेंटिंग और इसी को ये फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहते थे। तो उन्होंने नेटफ्लिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया और अमेजॉन के साथ एक समझौता किया कि कोई भी कस्टमर अगर आपके प्लेटफॉर्म पे डीवीडी रेंटिंग के लिए आता है तो आप नेटफ्लिक्स पे भेज दोगे, और अगर कोई भी कस्टमर नेटफ्लिक्स पे डीवीडी खरीदने के लिए आता है तो हम सीधा उसको अमेजॉन पे रीडायरेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से दोनों कंपनीज के लिए यह विन विन सिचुएशन हो जाएगा और दोनों कंपनीज कोलैबोरेशन के साथ आराम से चल सकेंगी। लेकिन नेटफ्लिक्स के सामने प्रॉब्लम अभी भी थी क्योंकि इनका 95% रेवेन्यू डीवीडी बेचने से अभी तक आ रहा था, और अगर ये पूरे रेवेन्यू ट्रांसफर हो जाएगा अमेजॉन के पास तो इनकी कंपनी के पास रेवेन्यू काफी कम बचेगा।
तो इन सब चीजों को देखते हुए भी नेटफ्लिक्स ने अमेजॉन के साथ एक कोलैबोरेशन किया और दोनों कंपनियां साथ में बिजनेस करना शुरू करती हैं। इसके बाद रेंटिंग का बिजनेस और ज्यादा बढ़ाने के लिए नेटफ्लिक्स की टीम ने कुछ डीवीडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किया। इसके साथ कुछ म्यूजिक कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किया, जैसे कि सोनी और तोशिबा। और यहां पे इन्होंने एक नया मार्केट में एडवर्टीजमेंट लॉन्च किया कि कोई भी अगर आदमी डीवीडी खरीदता है और उसका सीरियल नंबर वो उठा के अगर नेटफ्लिक्स की साइट पर डालेगा तो उनको 3 डीवीडीज फ्री में मिलेंगी। लेकिन नेटफ्लिक्स का ये मार्केटिंग कैंपेन पूरी तरीके से बैकफायर कर गया, क्योंकि जितनी भी डीवीडी प्लेयर की कंपनीज होती थी वो सीरियल नंबर डीवीडी के ऊपर ही लिख दिया करती थी, जिसको कोई भी कॉपी करके नेटफ्लिक्स की साइट पे उसको डाल के 3 डीवीडी फ्री में ले लिया करता था। दूसरी प्रॉब्लम इनके सामने आ रही थी कि जो लोग भी इनसे 3 डीवीडी फ्री में लेते थे उसके बाद वो इनका सब्सक्रिप्शन आगे नहीं कंटिन्यू करते थे, मतलब सिर्फ 5% इनको कन्वर्जन मिल रहा था और काफी सारे डीवीडीज ये फ्री में देते जा रहे थे, जिस वजह से इनको एक बड़ा रेवेन्यू का लॉस हुआ और उन्होंने ये कैंपेन बंद कर दिया। उसी बीच अमेरिका में क्लिंटन लिविस्की स्कैंडल सामने आया और एक इंटरव्यू में बिल क्लिंटन ने व्हाइट हाउस में इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ अपने रिलेशन के बारे में खुलकर बात किया था। अमेरिका में ये इंटरव्यू काफी ट्रेंड हो गया और सब कोई वो इंटरव्यू देखना चाहता था। यहीं पे नेटफ्लिक्स को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और दिखाई देती है। नेटफ्लिक्स ने इस इंटरव्यू को डीवीडी फॉर्मेट में चेंज करके अपने वेबसाइट में सिर्फ 2 सेंट में रेंटिंग करना शुरू कर दिया उस पूरे इंटरव्यू के क्लिप को, और वहां पे उन्होंने टैगलाइन लिखा, हैव योर 2 सेंट्स ऑन द क्लिस्टन टेस्टिमनी। इससे इनको काफी सारा मीडिया फुटेज मिला और बहुत सारे कस्टमर्स ने आके नेटफ्लिक्स के साइट से बाई किया उस डीवीडी को। लेकिन ये प्लान फिर से बैकफायर कर गया, क्योंकि नेटफ्लिक्स की टीम ने जिस कंपनी को डीवीडी बनाने के लिए दिया था वो कंपनी एडल्ट साइट्स के लिए भी डीवीडीज बनाया करती थी। और जब उन लोगों ने डीवीडी पूरी तरीके से बनाई तो एडल्ट साइट की डीवीडीज और क्लिंटन वाली डीवीडीज दोनों एक साथ मिल गई। तो जब कस्टमर को ये डीवीडीज भेजी गई तो ज्यादातर लोगों के पास वो एडल्ट साइट्स की डीवीडी चली गई थी, जिस वजह से इनकी मार्केट में काफी ज्यादा नाम खराब हुआ। और उसके बाद नेटफ्लिक्स ने लोगों से माफी मांगी और उन डीवीडीज को वापस भी मंगाया और अपनी नई डीवीडीज लोगों के घर बेची। लेकिन जोक की बात है कि किसी ने भी वो डीवीडी वापस नहीं किया था। वही दूसरी तरफ अमेजॉन की जो डील थी वो भी अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि अमेजॉन को ये काफी सारा रेवेन्यू अपने साइड से भेज रहे थे, लेकिन अमेजॉन की तरफ से बहुत ही कम कस्टमर्स इनके तरफ आ रहे थे जो कि डीवीडी रेंट किया कर रहे थे। अब नेटफ्लिक्स हर तरह से फंस चुकी थी। इसी बीच कंपनी के डिसीजन मेकिंग को लेके मार्क और रीड के बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और एट लास्ट दोनों ने डिसाइड किया कि अब रीड हेस्टिंग कंपनी के सीईओ होंगे और सारे डिसीजन वही लेंगे और मार्क एज ए प्रेसिडेंट कंपनी में काम करेंगे। अभी तक नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर का बिजनेस मॉडल बिल्कुल सिमिलर था। दोनों कंपनीज रेंटिंग सर्विस दिया करती थी और लेट होने पे लेट फीस चार्ज किया करती थी। लेकिन नेटफ्लिक्स ने यहाँ पे डिसाइड किया कि अब हम लेट फीस से कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देंगे और यहाँ पे कंपनी ने अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया। सब्सक्रिप्शन मॉडल में था कि कोई भी पर्सन एक बार में 4 डीवीडीज ले सकता है और एक मूवी देखने के बाद वो अपने डीवीडी चेंज भी कर सकता है। मतलब एक बार में उसके पास 4 मूवीज रहेंगी और वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी मूवी कभी भी अपने घर पे देख सकता है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस होते ही वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और इनका कस्टमर कन्वर्जन रेट बढ़ के 90% तक हो गया। अब इससे नेटफ्लिक्स को 3 फायदे हुए। सबसे पहले इनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, दूसरा कंपनी का सब्सक्रिप्शन बढ़ गया, मतलब इनका टोटल रेवेन्यू काफी ज्यादा जंप कर गया, और तीसरा चीज इनको रिटर्न कस्टमर आने लगे। मतलब जो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते वो बार बार इनसे आके सब्सक्रिप्शन लेना शुरू कर चुके थे। इसके साथ ही नेटफ्लिक्स ने कस्टमर के डिसीजन मेकिंग पे भी अपना एल्गोरिदम डेवलप करना शुरू कर दिया। मतलब अगर किसी को रोमांटिक मूवी पसंद है तो उसको रोमांटिक मूवी ही उनके वेबसाइट पे रिकमेंड होगी, किसी को मोटिवेशनल मूवीज पसंद है तो उसको मोटिवेशनल रिकमेंड होगी। और इसके साथ नेटफ्लिक्स ने सिनेमैश नाम का एक एल्गोरिदम डेवलप किया जिससे वो सिमिलर मूवीज देखने वाले यूजर्स को पॉइंट आउट करते थे और उनसे रेटिंग मांगा करते थे मूवीज का, जिस वजह से कोई भी अगर नया कस्टमर उनके पास आता है तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग मूवीज रिकमेंड कर सकें। अब नेटफ्लिक्स के ज्यादातर कस्टमर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल उनका चूज कर रहे थे और साल 2000 के अंत तक इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो $5 मिलियन था। वही इनके कंपटीटर जो ब्लॉकबस्टर था उसका सिर्फ लेट फीस का रेवेन्यू $800 मिलियन था और ब्लॉकबस्टर की वैल्यूएशन $6 बिलियन थी, जो कि इनसे कई गुना ज्यादा। और इसी समय अब .com बबल बस्ट हुआ था और कोई यह बड़ा इन्वेस्टर किसी इंटरनेट बेस्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। अभी तक नेटफ्लिक्स अपना पूरा कैश बर्न नए कस्टमर को एक्वायर करने में कर रही थी और आगे ग्रो करने के लिए इनको और ज्यादा फंडिंग की जरूरत थी, जो कि इनको कहीं से नहीं मिल रही थी। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अब रीड और मार्क ने डिसाइड किया कि अपनी कंपनी को हम ब्लॉकबस्टर को बेच देते हैं, क्योंकि दोनों कंपनीज के बीच कंपटीशन खत्म हो जाएगा और दोनों कंपनीज अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। इसके बाद एक मीटिंग फिक्स होती है प्लेन के अंदर, जहां पे ब्लॉकबस्टर के सीईओ और रीड हेस्टिंग बैठते हैं। रीड अपने कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स ब्लॉकबस्टर के फाउंडर को बताते हैं और बोलते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर में इंटरनेट बेस्ड इनकी कंपनी ब्लॉकबस्टर को कैसे हेल्प कर सकती है, और इसके लिए उन्होंने $50 मिलियन अपने कंपनी बेचने के नाम पे मांगा।
इसको सुनते ही ब्लॉकबस्टर के सीईओ हंसने लगते हैं और इनका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। अब कंपनी बेचने का प्रोसेस से वो आए थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से एक बैटल में बदल चुका था, नेटफ्लिक्स वर्सेस ब्लॉकबस्टर। इसके बाद आने वाले कुछ टाइम नेटफ्लिक्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरे थे, जहां पे इन्होंने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला और कुछ जो सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज थे उन्हीं को ही कंपनी में रखा गया, और इसके साथ ही इन्होंने अपने सारे कॉस्ट को कट कर दिया। लेकिन नेटफ्लिक्स को पैसे की अब बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो साल 2002 में नेटफ्लिक्स ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, जिस वजह से मार्केट से उनको काफी सारे पैसे मिले और नेटफ्लिक्स को ग्रो करने में अब मदद मिलने लगी थी। इसके बाद आता है साल 2004 और ब्लॉकबस्टर को अब अंदाजा होने लगा था कि नेटफ्लिक्स का किस तरीके से सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल उनके फ्यूचर को खत्म कर सकता है, और अब ब्लॉकबस्टर भी डीवीडी रेंटिंग के सर्विस शुरू कर चुकी थी, जो कि नेटफ्लिक्स भी कर रहा था। और इसके साथ ही ब्लॉकबस्टर वो हर तरीके अपना रही थी जिससे वो नेटफ्लिक्स को मार्केट से खत्म कर सके। लेकिन नेटफ्लिक्स का यहां पे पूरा ध्यान अपने ग्रोथ की तरफ था। नेटफ्लिक्स भी कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जैसे कि आप मूवीज अपने फ्रेंड को रिकमेंड करिए और आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉइन्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही लो बजट की मूवीज के ये राइट्स खरीदना इन्होंने शुरू कर दिया था, और साथ ही सब्सक्रिप्शन पे इन्होंने डिस्काउंट्स भी देना शुरू किया था। इसके बाद नेटफ्लिक्स की टीम ने रियलाइज किया कि डीवीडी का अब जमाना जा रहा है और अब फ्यूचर होने वाला है स्ट्रीमिंग में। और इसके बाद साल 2007 में नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की शुरुआत किया, टीवी शोज और मूवीज का, लेकिन इनके पास कंटेंट अभी काफी ज्यादा लिमिटेड था। नेटफ्लिक्स को लगता था कि इंटरनेट के बूम के साथ ही स्ट्रीमिंग सर्विस में काफी ज्यादा राइज आएगा, इसलिए उन्होंने अपना लाइब्रेरी में कंटेंट को बहुत ज्यादा भरना शुरू कर दिया, और इसके लिए इन्होंने स्टार, डिज्नी और सोनी मूवीज के साथ कोलैबोरेशन किया। इसके साथ ही एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन और एप्पल के साथ भी इन्होंने एक बड़ी पार्टनरशिप किया। स्ट्रीमिंग के सर्विस लाते ही नेटफ्लिक्स अब दूसरे कंट्रीज में भी ग्रो करने लगी थी, क्योंकि डीवीडीज रेंटल के टाइम पे उनको कुरियर से डीवीडी भेजनी होती थी, लेकिन स्ट्रीमिंग तो कोई कहीं भी देख सकता है, जिस वजह से अब उनका पूरी दुनिया में ग्रोथ होना शुरू हो गया था। नेटफ्लिक्स इनोवेशन कर रही थी और अपनी सर्विसेज अपने कस्टमर के लिए और ज्यादा पर्सनलाइज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्लॉकबस्टर अभी भी मूवीज रेंटिंग कर रही थी। उनके सारे कस्टमर अब नेटफ्लिक्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे थे, इस वजह से उन्होंने लेट फीस भी हटा दिया, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और इनके सारे कस्टमर नेटफ्लिक्स के पास जा चुके थे, जिस वजह से साल 2010 में ब्लॉकबस्टर ने अपनी बैंकरप्सी फाइल किया। अपने सबसे बड़े कंप्यूटर को हराने के बाद नेटफ्लिक्स अब अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करने वाली थी। अभी तक नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग सर्विस और डीवीडी रेंटल की सर्विस सिर्फ $10 में दिया कर रही थी, लेकिन इसके बाद नेटफ्लिक्स ने देखा कि डीवीडीज का तो फ्यूचर है नहीं, तो डीवीडीज की सर्विस को बिल्कुल हटा ही दो। तो इस वजह से नेटफ्लिक्स ने अपना स्ट्रीमिंग सर्विस और अपना डीवीडी रेंटल दोनों सर्विसेज बिल्कुल अलग कर दिया। जहां कस्टमर अभी सिर्फ $10 में ये दोनों सर्विसेज दिया करते थे, तो अब यहां पे इन्होंने एक नई कंपनी फॉर्म किया, क्विकस्टर नाम की। तो किसी को अगर डीवीडी रेंटिंग पे चाहिए तो वो क्विकस्टर की साइट पे जाएगा, और इस दोनों सर्विसेज के लिए इन्होंने $8 चार्ज करना शुरू किया। तो जहां दोनों का लोगों को $10 देना होता था, तो अब दोनों चीजों के लिए लोगों को $16 देने होते थे। नेटफ्लिक्स ने करीब 60% अपना सारा किराया बढ़ा दिया था। लेकिन दोस्तों, ये समय था 2008 का, जब पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ था, लोगों के पास ज्यादा पैसे थे नहीं, और उस समय नेटफ्लिक्स ने इतना बड़ा स्टेप लिया, ये इनको बैकफायर कर गया। लोगों को नेटफ्लिक्स का ये मूव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और अब लोग क्विकस्टर को बिल्कुल हेट करना शुरू कर चुके थे। और उसी समय अमेरिका के लेट नाइट शो एसएलएल ने एक दिन नेटफ्लिक्स को इसीलिए अपने शो पे रोस्ट कर दिया, और इसके बाद नेटफ्लिक्स ने एक दिन के ही अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर गंवाए। जिसके बाद नेटफ्लिक्स को अपनी गलती रियलाइज हुआ, उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी और दोनों प्लेटफॉर्म को फिर से एक साथ जोड़ दिया, वही पुराने $10 वाले प्राइस में। अभी तक नेटफ्लिक्स के टीवी शोज और मूवीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे, जिस वजह से लोग उनके सब्सक्रिप्शन ऑफर्स ले रहे थे। लेकिन इसमें नेटफ्लिक्स को एक बड़ा रिस्क दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिन शोज के वो लाइसेंस लिया करते थे, तो हो सकता था इन फ्यूचर लोग अपने लाइसेंस की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दे प्रोडक्शन कंपनियां, या फिर इनको लाइसेंस मिले ही ना। और नेटफ्लिक्स का मेजर रेवेन्यू अब इन्हीं शोज और मूवीज से आ रहा था, तो नेटफ्लिक्स को लगा कि हम अभी अपने सारे रेवेन्यू के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है, नेटफ्लिक्स अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाने पे काम करना शुरू करता है। और काफी सर्च करने के बाद इनको अपना पहला ओरिजिनल शो मिल गया, हाउस ऑफ द कार्ड्स। बट इसमें कंपनी के करीब $10 मिलियन खर्च होने वाले थे। $10 मिलियन की वैल्यू नेटफ्लिक्स के लिए वही थी कि 5 लाख कस्टमर्स इनको 2 साल के लिए अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इनका $10 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता था। तो ये एक बड़ा रिस्क था, लेकिन रीड हेस्टिंग ने इस रिस्क को भी लिया और उन्होंने इस ओरिजिनल कंटेंट को बनाना शुरू किया। साल 2013 में ये कंटेंट लॉन्च होता है, जो कि एक मेजर हिट साबित होता है इस कंपनी के लिए। ये पहला ऑनलाइन टीवी शो था जिसको सबसे ज्यादा एमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिले थे। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने और ज्यादा ओरिजिनल कंटेंट बनाने पे ध्यान दिया और काफी सारे पैसे लगाने शुरू किए, क्योंकि किसी मूवी के लाइसेंस लेने से बेटर था कि लॉन्ग टर्म में उनका खुद का कंटेंट काफी ज्यादा बेटर उनको रिजल्ट दे देता।
स्टार्ट नेटफ्लिक्स ने सिर्फ टीवी शोज बनाने से किया था, बाद में नेटफ्लिक्स ने मूवीज बनाना भी शुरू कर दिया और इसके बाद करीब $17 मिलियन खर्च करके नेटफ्लिक्स ने एक इरिशमैन नाम की मूवी बनाई जिसको कई सारे ऑस्कर अवार्ड मिले। यहां पे नेटफ्लिक्स के लिए एक चीज उनके फेवर में गया कि उनका वर्ल्ड वाइड एक बड़ा ऑडियंस बेस था, जिस वजह से उनके पास कई सारे कस्टमर डेटा थे जिससे वो ये समझ पाते थे कि क्या कस्टमर्स को पसंद है क्या नहीं पसंद है। उसी हिसाब से वो अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू किए और इसके बाद नेटफ्लिक्स ने पूरे दुनिया में अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि उन्होंने साल 2021 में कोरियन शो बनाया था स्क्विड गेम्स, जो कि एक मैसिव वर्ल्ड वाइड हिट हुआ था। और आज आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स बहुत सारे ओरिजिनल शोज बनाता है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर इन्हीं के शोज होते हैं। यहां पे अगर हम नेटफ्लिक्स के राइज को पूरी तरीके से समराइज करें तो नेटफ्लिक्स ने शुरुआत किया था डीवीडी रेंटिंग करने से। बाद में उनको समझ में आया कि हम अपना बिजनेस मॉडल सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लेके जा सकते हैं और इसके बाद नेटफ्लिक्स कुछ टाइम इस पे जब काम किया तो उन्होंने दिखाई दिया कि फ्यूचर अब डीवीडी का नहीं है, अब स्ट्रीमिंग का होने वाला है। तो यहां पे नेटफ्लिक्स अब टीवी शोज और मूवीज की स्ट्रीमिंग सर्विस पे चला गया और जब इन्हें दिखाई दिया कि फ्यूचर अब खुद के कंटेंट का हो सकता है तो नेटफ्लिक्स अपने ओरिजिनल कंटेंट पे मूव किया। नेटफ्लिक्स ने लगातार अपनी 1997 से 2022 तक की आज तक की जर्नी में लगातार इनोवेशन किया, जिस वजह से उनका लगातार राइज होता गया। लेकिन दोस्तों यहां पे नेटफ्लिक्स के पिछले एक साल के अंदर काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गिरते जा रहे हैं, जिसके कई सारे रीजन हैं जो कि हम वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप पार्ट 2 की वीडियो भी देख सकिएगा, जहां पे हम नेटफ्लिक्स के फॉल के बारे में बात करेंगे और वो रीजंस भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।